हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं ये टॉपिक नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कल के लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस, और हमने क्वेश्चंस भी किए थे। मुझे उम्मीद है आपने वो देखा होगा, आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला कोई लेक्चर नहीं देखा, सीधा यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, कि इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज होने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर्स कंपेयर करना आता है कल का लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर चेक करना आता है। क्या आपको ये आता है कि कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, किस में रिडक्शन होगी, किस में ऑक्सीडेशन होगी, सब पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो एक बार जाके लेक्चर देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, सीधा सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक, तो आपने टॉपिक जो है अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, वो है ये नर्न्स्ट इक्वेशन, NERNST, नर्न्स्ट, NERN। नर्न नहीं पढ़ना, नर्न्स्ट पढ़ दो, नर्न्स्ट पढ़ दो। थोड़ा सा ऐसे साइलेंस है ना, बीच में एन थोड़ा सा साइलेंट किस्म का है। ठीक, ये आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक, अब देखो ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन है ये क्यों पढ़ी जाती है। ठीक, मैं आपको सिंपली बस थोड़ा सा बोल देता हूं, क्योंकि अगर मैं पूरा समझाना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, आप देखोगे ही नहीं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि आपने इससे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे निकाला जाता है वो सीखा। तो वहां आपने देखा कि जब जो सेल के नीचे जो सोल्यूशन होता है, जो सोल्यूशन हम भरते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो, 1 मोलर हो, और क्या हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, या फिर अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार हो, तो वो जो कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़े, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर दी हुई हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, वो सारी की सारी स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके उनको मेजर किया हुआ है। ठीक, और वहां हम ये मानते हैं कि कंडीशंस यही है कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो रखता है, ठीक है, रखते हैं ना अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो 1 मोलर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है। ठीक, और वो यहां मैं लिख देता हूं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके वैल्यूज निकाली गई हैं, इसलिए वो जो वैल्यूज हैं वो है हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, उनको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने इससे पहले सीखा। ठीक, अब देखो अगर मैं बोलूं आपसे कि जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब जो सोल्यूशन हम वहां भर रहे हैं, एक सेल, हाफ सेल के अंदर जो सोल्यूशन हम भर रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो हम भर रहे हैं ना वहां, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है। ठीक है, 1 m नहीं है, कुछ और है, सपोज 0.01 m में, या फिर 2 m में, या 3 m में, कुछ और कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक, और टेम्परेचर जो है वो भी 298 केल्विन नहीं है, कुछ और टेम्परेचर है। तो उस टाइम आप ये चेक करो कि क्या होगा। ये जो कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन कंडीशंस के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज निकालते हैं तो उन वैल्यूज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। अगर हमारे पास ये कंडीशंस ना हो, जैसे 298 केल्विन टेम्परेचर हम ना रखें और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसको भी 1 मोलर ना रखें, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएगी, क्या वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी? नो, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक, अब वो वैल्यू जो होगी तो वो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ही वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। ठीक, अब हम इस नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर यही देखते हैं कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर से घटाएं, बढ़ाएं, चेंज कर दें, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन से कॉन्सेंट्रेशन को खत्म कर दें, ठीक है, कुछ और कर दें, या फिर टेम्परेचर को 298 केल्विन से चेंज करके कुछ और रख दें, उस टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, उसी चीज को हम सीखते हैं इस नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं। तो आपको सिंपली ये समझना है कि नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर ये कैसी इक्वेशन होती है, क्या बताती है हमें, ये सिर्फ ये बताती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी किसी इलेक्ट्रोड के लिए अगर कंडीशंस जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है,
अगर स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार नहीं है, ठीक, तो उस टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, उसी चीज को हम पढ़ते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो। यहां पहली हेडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, आप लिखो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का पूरा स्पेलिंग लिख लो, ठीक है। ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। एक ये हेडिंग है हमारी, मतलब किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको पता है यहां जैसे हम बनाते थे ना इलेक्ट्रोड, ये ठीक, इसमें यहां हम सोल्यूशन भरते थे ना, जैसे हमने अगर यहां जिंक रखा है तो यहां ZnSO4 भरते थे ना। ये जो सोल्यूशन है इसकी अगर कंसंट्रेशन 1m हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। अगर इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 1m से चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को हम यहां इस इक्वेशन के अंदर देखते हैं। तभी हमने पहले लिखा है कि हम पहले क्या स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो सोल्यूशन यहां हम भरते हैं इसमें अंदर, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इसके आगे आप ब्रैकेट में लिख लो नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी के आगे लिख लो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हम आज स्टडी करने वाले हैं, एक हेडिंग ये आपने डालनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। पहले ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। ये जो पढ़ना है हमें, इसका गोल क्या है फाइनल, हमें क्या यहां से समझ में आएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पता है सारा, पहले जो मैंने लेक्चर्स बनाए ना, अगर आपने अच्छे से देखे ना तो आपको पता होगा कि यहाँ जो सोल्यूशन भरते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन होता है ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, Zn2+SO4 2-। अगर कोई और रखें तो उन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सोल्यूशन आयन में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अगर हम 1m रखें और पूरा सिस्टम 298 केल्विन पे रखें तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां हम ये पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर हम यहां इस सोल्यूशन की, इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज करें और इस टेम्परेचर को चेंज करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो यहां मैंने वही लिखा है कि पहले हम ये पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। और इसी को ही हम स्टडी करते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन के अंदर। यहां मैंने लिख लिया नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब यहां हम ये स्टडी करेंगे ये जो इफेक्ट पड़ेगा ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, इसको ही एक इक्वेशन जो है एक्सप्लेन करती है, उस इक्वेशन को बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक। नर्न्स्ट इक्वेशन, कुछ लोग इसको नर्नेस्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक, लेकिन हम इसको नर्न्स्ट इक्वेशन बोलेंगे, यही सही है, मुझे यही सही लग रहा है, ठीक है। नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा पढ़ने का मकसद क्या है, ठीक। अब आप एक दो पॉइंट्स ऐड करो, फिर आपको सब क्लियर होता जाएगा आस्ता आस्ता करके। तो आप पहले एक पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, लिखो इसको ऐसे मत करो, ये हेडिंग है, ठीक। The electrode potential, the electrode potential, ठीक है, लिख लिया आपने, of an electrode, ठीक है, is said to be standard electrode potential, standard electrode potential, ठीक, is said to be standard electrode potential if it is measured, ठीक है, under
स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, इफ इट इज मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक। आगे दैट इज ये करके लिखो 1 m इलेक्ट्रोलाइट, 1 m इलेक्ट्रोलाइट एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ठीक, इसको समझना कुछ मुश्किल चीज नहीं है। मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वही लिखा जो मैंने अभी बोला है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं अगर हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करें, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक, वो आपको मैंने पहले समझा दिया है, उसके बगैर आपको ये समझ में नहीं आने वाला, ठीक। तो देखो यहां मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड की जो होती है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं अगर हम उसको मेजर करें स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, ठीक। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, 1 m इलेक्ट्रोलाइट। 1 m इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है यहां जो अंदर सोल्यूशन भरा हुआ है ये 1 मोलर हो और 298 केल्विन टेम्परेचर हो। अगर हम इन कंडीशंस पे अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, अब आप एक और लाइन लिखो, आपको समझ में आएगा। आप लिखो हाउएवर, अगर हम कंडीशंस चेंज कर दें, अगर इन कंडीशंस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउएवर इफ द, ठीक है, हाउएवर if the electrolyte concentration is different, if the electrolyte concentration is different, however if the electrolyte concentration is different from 1 m or temperature is different, लिख लो साथ साथ, temperature is different, ठीक है, different from 298 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम 298 केल्विन। कॉमा डाल के लिखो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will have a different value, क्या, डिफरेंट वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही बताया अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी मिल सकती है, ठीक। अगर कंडीशंस हम चेंज कर दें, ठीक है, मैंने यहां लिखा है हाउएवर, अगर हम क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1 मोलर, इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर से चेंज कर दें और टेम्परेचर को 298 केल्विन से चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि अब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं रही, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक। अब देखो आगे, दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड, अब ये जो वैल्यू बदल जाएगी वो वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए आप लिखो दिस वैल्यू इज obtained using an equation, is obtained using an equation called Nernst equation, ठीक है। उस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं एक इक्वेशन के जरिए, जिस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो मुझे लग रहा है कि नर्न्स्ट नाम का कोई साइंटिस्ट होगा जिसने ये इक्वेशन दी होगी, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करके कौन सी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, नो। स्टैंडर्ड कंडीशन से जब कंडीशंस अलग हो जाएं उस टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब आपको ये पता चल जाएगा आस्ता आस्ता कि जो नर्न्स्ट इक्वेशन है ये होती कैसी है, दिखती कैसी है, क्या क्या होता है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि जब कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर को हम चेंज कर देते हैं उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक इक्वेशन का यूज करके, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो आपको एक चीज मैं बोलूं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप फोकस करने की कोशिश किया करो। जैसे यहां तक आपने फोकस किया, ठीक है, अब थोड़ा टाइम और फोकस करोगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स, ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा फिर फोकस करेंगे, ऐसे थोड़ा सा फोकस बना के रखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने फोकस किया था, ठीक, आपके अंदर बहुत हिम्मत है कि आपने आगे अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट सीखना है, ठीक है, तो हिम्मत तो आपके अंदर है ही, इसलिए आप ये देख रहे हो, ठीक। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया, तो मुझे लग रहा है अभी आपका फोकस टाइम है, अभी आप और अच्छा कर सकते हो। अब देखो, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहां से। इतना आपको क्लियर हो गया? अब देखो, जो नॉन-स्टिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है वो हम लिखेंगे, लेकिन नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखने के लिए देखो, नॉन-स्टिक इक्वेशन किसके लिए लिख रहे हैं हम? किसी इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रोड दो किस्म के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एनोड हो सकता है या वो कैथोड हो सकता है। मतलब या तो इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो सकती है या फिर रिडक्शन हो सकती है, ठीक। और आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है उसको हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो आप एक पॉइंट लिख लो, फॉर दिस पर्पज, ठीक है, फॉर दिस पर्पज, मतलब किस पर्पज के लिए? नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज रिटन एज, इज ऑलवेज रिटन एज, रिटन एज रिडक्शन, इज ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। आपको पता है इलेक्ट्रोड के ऊपर दो किस्म की रिएक्शंस होती हैं, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, जहां रिडक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और यहां मैंने लिखा है कि जब हम नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो उस टाइम हमेशा जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे? रिडक्शन रिएक्शन की फॉर्म में, ये याद रखना, ठीक है। अगर कोई ऑक्सीडेशन की फॉर्म में भी रिएक्शन है उसको भी रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम नॉन-स्टिक इक्वेशन को अच्छे से लिख पाएंगे। तो यहां मैंने लिखा है कि नॉन-स्टिक इक्वेशन लिखने के लिए, उस पर्पज के लिए, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। अब देखो, यहां मैं लिख रहा हूं इन जनरल, इन जनरल हम एक रिएक्शन ले रहे हैं। इन जनरल हमारे पास एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन है जहां एम एन प्लस जो है एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एम बन रहा है। क्या आप ये बता सकते हो क्या ये रिडक्शन रिएक्शन है? पहली चीज बताओ, क्या ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है? आप बोलोगे नहीं ये तो है ही नहीं। कैसे नहीं है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होती है? जो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या रिएक्शंस होती हैं? या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक। तो हमने अभी बोला कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन कोई भी हो उसको हम रिडक्शन की फॉर्म में यहां लिखते हैं। तो हम जनरली एक रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया है। जैसे मैं बोलूं जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनता है? जिंक बनता है, सपोज, ठीक है। तो ये रिडक्शन की फॉर्म में हमने जिंक 2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक बन गया। अब हम जनरली एक मेटल M ले लेते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज N प्लस ले लेते हैं, उसको हमने N इलेक्ट्रॉन दिए तो वो मेटल M बन गया। वही हमने यहां लिखा है, कोई मेटल M लिया है, उसके ऊपर N प्लस चार्ज है। अब जितना चार्ज है ये उतने इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन उतने देंगे तो ये M बन जाएगा। ये हमने एक जनरल रिएक्शन ली है, ठीक, ठीक है। यहां आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो साथ में। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिख दूं, जैसे हमने Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहां से बन गया Zn, ऐसा, ठीक। ये हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी है। अब हम इस इक्वेशन के ऊपर नॉन-स्टिक इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं कि नॉन-स्टिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो अब यहां मैं लिख देता हूं कि इसके ऊपर नॉन-स्टिक इक्वेशन, नॉन-स्टिक इक्वेशन इज अप्लाइड एज, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? तो अब आपको ये नहीं देखना है कि नॉन-स्टिक इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। किसने दिया, मतलब कैसे इसको डिराइव किया जाए, वो नहीं है। आपको सीधा सीधा इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए किसी रिएक्शन के लिए, किसी इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है। और इक्वेशन होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक।
तो नन्स इक्वेशन क्या होती है इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखें तो आपको पता है नन्स इक्वेशन में हम क्या निकाल सकते हैं, नन्स इक्वेशन में हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन वहां नहीं होती, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालते हैं तो फिर ई होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये निकालते हैं तो ई से स्टार्ट होगी, तो ये होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ, ठीक है। एल एन आगे होता है एल एन, उसके बाद होता है एम, कंसंट्रेशन ऑफ एम डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, ठीक है। ये होती है नन्स इक्वेशन, ठीक, बस और कुछ नहीं। आई समझ आपको? देखो सपोज ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हमें नन्स इक्वेशन लिखनी है। आपको पता है नन्स इक्वेशन बताती क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बताएगी, बस कंडीशंस स्टैंडर्ड नहीं होंगी। तो आपको पता है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको तो हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो वही ई से स्टार्ट किया क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है, तो बराबर किसकी होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है, यहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन, लॉग है, नेचुरल लॉग, ठीक। आगे ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने सीखा है कि जो ब्रैकेट्स होती हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, ठीक है, ये लिखा है। अब आप खुद ही चेक कर लो, इस इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर का और कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र हो रहा है। अब खुद सोचो आप, ये जो एम एन प्लस आयंस हैं, क्या ये आयंस इस सोल्यूशन में होंगे? मतलब जो हम यहाँ सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरते हैं ना, यहाँ ये वाला, क्या आयंस इसके अंदर होते हैं? तो होते हैं। तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर जो है, क्या उस पे ये इफेक्ट हो रहा है? देखो, क्या इस इक्वेशन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर का और कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर? तो बता सकते हैं। देखो, इस इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर भी है, इस इक्वेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी है, तो कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज करेंगे उन कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर जो चेंज होगा उसको हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे देखो ना, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे इक्वेशन होती है, कोई और इक्वेशन है, जैसे आपने ये सुना होगा एफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है ना कि फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। अब कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना मास होगा, उस हिसाब से फोर्स निकल जा सकती है, आपने फिजिक्स में देखा होगा। अब देखो, ये इक्वेशन भी तो वैसी ही है, इसमें टेम्परेचर भी आ गया है। अब ये बाकी चीजें क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। आप पहले इतना सोचो, हमने ऊपर ये लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, उसको हम नन्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को देख के ये बता सकते हो कि यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा वो भी पता चल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट होगा वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। आई समझ आपको? तो ये जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं नन्स इक्वेशन, और कुछ नहीं है। क्या होती है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन एम बाई एम एन प्लस। क्या हुआ? ये चीज तो कॉमन है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ कॉमन है, एल एन करके एल एन हो गया लॉग, नेचुरल लॉग, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स में आपको मैंने इसके बारे में बताया था। एम बाई एम एन प्लस का मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये इस रिएक्शन में चेक करो, एम इस तरफ है, एम इस तरफ है, एम एन प्लस इस तरफ है, तो हमेशा ये डिवाइडेड बाई ये होगा, तो एम डिवाइडेड बाई एम एन प्लस, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट वाली साइड डिवाइडेड बाई एन प्लस वाली साइड, और ये जो रिएक्शन है यहाँ हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो इसमें ये जो टर्म्स है ना, जैसे ई नॉट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एन एफ, ये क्या चीजें, ठीक है। तो आप एक बार लिख लो कि ई यहाँ, ये जो ई है यहाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये जो ई है ना यहाँ, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आपको पता है जो इक्वेशन होती है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बताती है। ई यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या? किसी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, मतलब किसी गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, जो टेम्परेचर दिया होगा, उसको पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो ई क्या चीज है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड, ई हमारा यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। E is equal to electrode potential under given concentration, under a given concentration, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एंड टेम्परेचर, ठीक। मतलब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो डिपेंड कर रहा है
Mn+ की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। आपको पता है कि ये जो सोल्यूशन है ना, इस सोल्यूशन के अंदर कौन से आयंस होंगे Mn+। जैसे मैं अगर जिंक की बात करूं तो इस सोल्यूशन के अंदर कौन से आयन होंगे Zn2+। ठीक है, देखो ये सोल्यूशन के अंदर आयन होंगे ना Zn2+। सोल्यूशन के अंदर जिंक तो नहीं है ना, यहाँ सोल्यूशन के अंदर जिंक तो घुला हुआ नहीं है, जिंक की तो राड ऊपर है। सोल्यूशन के अंदर सिर्फ ये आयंस होते हैं। तो आगे जाके आपको ये पता चल जाएगा कि ये M है ना, जो M को हम यहाँ से हटा देंगे अभी थोड़ा सा आगे, तो सिर्फ ये Mn+ बचेगा। और सोल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं वो एक्चुअल में यही होते हैं। जैसे Zn में आपने देखा होगा, जब ये वाली रिएक्शन हमने देखी थी ना गैल्वेनिक सेल में, तो सोल्यूशन के अंदर Zn2+ आयंस थे और कॉपर सल्फेट जहां रखा था तो कॉपर 2+ आयंस थे। तो ये जो आयंस होते हैं ये सोल्यूशन के अंदर होते हैं। तभी मैंने लिखा है ये जो E वैल्यू है, ये E क्या चीज है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक, अंडर अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn+ एंड टेम्परेचर, मतलब Mn+ की क्या कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर क्या है, उस कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक, और ये जो E0 है ये क्या चीज है, E0 जो है वो आपको पता है, E0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक, अब देखो ये R क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R इज इक्वल टू होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट होता है। ठीक, ये पुराने टाइम में मतलब 2 साल पहले 11th क्लास में एक चैप्टर होता था जिसको बोलते थे, का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। वहां आप ये R के बारे में सीखते थे। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ये कांस्टेंट होता है और कुछ नहीं, इतना याद रख लो। ठीक, अब देखो ये T क्या चीज है यहाँ, तो T इज इक्वल टू यहाँ टेम्परेचर है। ठीक है, T टेम्परेचर है। N जो है, N क्या चीज है यहाँ, N है कि इस रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, वो चीज है N। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो यहाँ N की वैल्यू 2 आएगी। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं N क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, मतलब इस रिएक्शन के अंदर, इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, F क्या चीज है, यहां आप ये लिख सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं कि F जो है यहां फैराडे है। फैराडे का नाम आपने सुना होगा, माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। F जो है 1 फैराडे है। तो फैराडे कुछ नहीं होता है, 1 फैराडे इज इक्वल टू क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं 1 फैराडे। तो वही ये F है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप बस इतना याद रखो, F जो है 1 फैराडे है और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब। 1 फैराडे एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको 1 फैराडे बोलते हैं, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है 96500 कूलम्ब्स। ठीक, 96500 कूलम्ब्स इतना चार्ज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको सारी चीजें यहां से समझ में आ गई। और ये ब्रैकेट M क्या चीज है, ये आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, ये इसकी M, ये जो M हमने मेटल लिया है ना, प्योर मेटल। ठीक है, देखो ये आयन था, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M यहाँ लिखा है, इसको हम आगे हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ कोई काम ही नहीं है। ठीक, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है। ठीक, ये आपको सारा पता चल गया कि इस इक्वेशन के अंदर। और ये Ln क्या चीज है, नेचुरल लॉग है, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था। ठीक, अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से लिख लो, फिर थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। मुझे उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक आपने फोकस रखा होगा, अभी आप फोकस हटा के 2 मिनट नहीं 1 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी पी के फिर से दोबारा फोकस करने की कोशिश करना। ठीक, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, 6 मंथ्स हमारे पास बचे हुए हैं। 6 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रिवाइज करना है, अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक, तो हटा दें इसको, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। देखो अभी हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, हमने इक्वेशन लिखी थी कि इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF LN M की कंसंट्रेशन अपॉन Mn+ की कंसंट्रेशन, यही लिखा था। और जनरल रिएक्शन इसके लिए थी हमारी, Mn+ ने n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, यहां से M बन गया, यही थी जनरल रिएक्शन। और ये इस रिएक्शन के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी। ठीक है, अब देखो हम एक काम करते हैं, यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि जो प्योर मेटल होता है या फिर
देखो ना, प्योर मेटल हो, प्योर सॉलिड। देखो आपको ये पता है, जैसे मैं बोलूं अगर हम यहां एक सेल कंस्ट्रक्ट करें, हाफ सेल, तो यहां सपोज हम जिंक रॉड रख रहे हैं, जिंक रॉड, ठीक है, जो एक्चुअली में सॉलिड है और प्योर जिंक है, ठीक। और यहां नीचे हम सोल्यूशन रखते हैं, कौन सा, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ZnSO4 सोल्यूशन, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए ये जो सोल्यूशन है ये एक्वस होगा, मतलब वाटर के अंदर मिला के बनाया होगा तो एक्वस होगा, या इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी 1 मोलर 2 मोलर, ठीक है। और ये जो जिंक होता है ये प्योर सॉलिड होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कॉपर का भी रख लें तो वो भी क्या होता है, वो भी प्योर ही होता है, ठीक। अब देखो आपको एक लाइन यहां ऐड करनी है, तो आप यहां ये ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे, लिखो फॉर प्योर सॉलिड्स, फॉर प्योर सॉलिड्स, सॉलिड्स लिक्विड्स, ठीक है। फॉर प्योर सॉलिड्स, सॉलिड्स आर कर लो, आर लिक्विड्स, ठीक है। आर गैसेस एट 1, गैसेस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, फॉर प्योर सॉलिड्स लिक्विड्स आर गैसेस एट 1 atm प्रेशर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन is taken as unity, unity का मतलब होता है 1। देखो अगर कोई प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, या कोई गैस है जो 1 atm प्रेशर पे है, ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए हम देखो प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स या फिर कोई गैस है जो 1 atm प्रेशर पे है, इन तीनों चीजों के लिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 मानते हैं, ठीक है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी की टर्म्स में इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 मोलर मानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपको पता है कि यहां भी तो वही चीज हो रही है, जब हम जिंक को इसके अंदर रखते हैं तो ये एक्चुअल में प्योर सॉलिड है, देखो प्योर सॉलिड है जिंक, तो यहां भी तो वही है, Mn प्लस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मेटल बन रहा है, तो ये मेटल सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये जो मेटल प्योर सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी, ठीक। आपको बस इतना याद रखना है कि प्योर सॉलिड हो, प्योर लिक्विड हो या गैस हो, 1 atm प्रेशर, ठीक है, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, यूनिटी होती है, 1 होती है, ठीक। तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप लिखोगे सो E इज इक्वल टू E0 माइनस RT बाई NF LN, ये m जो है इसको 1 कर लो, देखो ये m है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m, इस m का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m, और ये यहाँ प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड होता है। आपको पता है जब यहां से सपोज अगर Zn2 प्लस आयंस यहाँ है, Zn2 प्लस आयंस अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो ये जाके कहां चिपकेंगे, इस जिंक के ऊपर, तो एक्चुअल में जिंक प्योर है तो ये प्योर बन रहे हैं यहां से, ठीक है। तो यहां से आप बोलोगे कि m जो है m 1 हो गया, उनकी प्योर की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, इतना याद रख लो, ठीक। तो ये जो m है इसकी जगह हम लिख लेंगे 1 अपान नीचे वही mn प्लस लिख लेंगे, ठीक। तो ये एक इक्वेशन होगी जिसमें हमने m को 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा ना, वहां आपको अगर दिया होगा कुछ ऐसा तो आगे हम वो जनरल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दी होगी, ठीक है, अगर m की कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर ये जो सॉलिड है इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दी होगी तो वो कॉन्सेंट्रेशन हम यहां यूज कर लेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी होगी तो हम इस प्योर सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेंगे, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो दी होती है, देखो इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होती है, इसकी अगर दी होगी तो उसको इस इक्वेशन को लिख के उसमें पुट कर लेंगे, अगर नहीं दी होगी कॉन्सेंट्रेशन तो इसको 1 मान लेंगे सीधा, तो इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी, ठीक। अब देखो अब आपको पता है कि जो Ln वाला लॉग होता है ना, Ln वाला, इसको LOG में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो Ln को LOG में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ता है, Ln इज इक्वल टू 2.303 LOG होता है, ठीक है। तो बस अब हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग 1 बाई MN प्लस, ये कर लेंगे। देखो इस इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ Ln को LOG में कन्वर्ट कर लिया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि Ln को जब LOG में कन्वर्ट करते हैं ना तो 2.303 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसके साथ Ln था ना, तो इस वाली पूरी टर्म को मैं 2.303 से मल्टीपल करूंगा तो यही आएगा 2.303 RT बाई NF log 1 अपॉन N प्लस, ठीक। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो
ये इक्वेशन जो है ये भी आपको याद रखनी है, ठीक। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो ये याद रखनी है आपको, ठीक। अगर देखो, अगर आपके सामने टेम्परेचर की कोई वैल्यू दी हुई है, सपोज देखो 298 केल्विन टेम्परेचर है ना, अगर 298 केल्विन जो है इसको 25 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर है उसके लिए हम इक्वेशन को और शार्ट करेंगे, ठीक। या फिर अगर हम बोले 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसके लिए हम इक्वेशन को और शार्ट करेंगे। अगर कोई और टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 100 केल्विन हो गया, या कोई और टेम्परेचर दिया हुआ है, तो फिर हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ वही टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रखेंगे, फैराडे की वैल्यू रखेंगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ वो है जो है वही रखेंगे, ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक। लेकिन अगर हम बोले कि हमारे पास कुछ चीजें जो हैं वो दी हुई हैं, मतलब जैसे टेम्परेचर उन्होंने बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ही बताओ, टेम्परेचर इतना ही है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर 298 केल्विन ही उन्होंने रखा है, ठीक है। तो उस टाइम हम इस इक्वेशन को शार्ट कर सकते हैं। कैसे शार्ट कर सकते हैं, देखो मैं यहां आपको बता देता हूं कि यहां किसकी क्या वैल्यू पुट करनी है। आर की वैल्यू यहां आपको पुट करनी है। देखो ये जो आर है ना, इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, पुटिंग आर इज इक्वल टू 8.314, ठीक है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वैल्यू आपको पुट करनी है यहां आर की, ठीक है। एफ मैंने आपको बताया, एफ जो है इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स, ये इतनी होती है, ठीक है। एंड टेकिंग टेम्परेचर T इज इक्वल टू 298 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर को 298 केल्विन रख लें उस टाइम, अगर हम इन चीजों को यहां पुट कर लें, ठीक, तो फिर इक्वेशन शार्ट हो जाएगी। देखो कैसे पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे आपको पता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 298 केल्विन डिवाइडेड बाई एन को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इंटू एफ की वैल्यू 96500, ये करेंगे आगे log 1/mn प्लस, कुछ भी नहीं किया मैंने, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इस पूरी को अगर हम सॉल्व करें तो एक इक्वेशन बन के आती है, वही सेम आपको याद रखनी है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 1/mn प्लस, ठीक है, ये इक्वेशन बन के आती है। देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के ऊपर या जैसे भी सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब कुछ पुट करके एन को एज इट इज रखोगे तो लॉग वैसे ही रहेगा, इनको कैलकुलेट करके यहां से जो एक्चुअल में इक्वेशन आती है वो आती है हमारी ये इक्वेशन, ठीक। अब देखो अब इसका फायदा क्या है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि बताओ एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर बोला है 298 केल्विन टेम्परेचर, तो उस टाइम आप सीधा सीधा ये इक्वेशन यूज करोगे। ये इक्वेशन है एट 298 केल्विन, या फिर 298 केल्विन को 25 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं ना, ठीक है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन आता है, तो उस टाइम आप सीधा ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है, ई निकालने के लिए, ठीक है। अगर 298 केल्विन बोला है, अगर टेम्परेचर कुछ और दिया है, ये इक्वेशन सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पे आई है, बाकी वैल्यूज तो यही पुट होंगी। देखो ये वैल्यू यही होगी, ये भी यही होगी वैल्यू पुट, इसकी वैल्यू इतनी होती है, टी की वैल्यू पे डिपेंड करती है। देखो इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, ठीक, और एन तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बाकी अगर टेम्परेचर की कुछ और वैल्यू दी है तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है, ई निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करोगे। टेम्परेचर की कोई और वैल्यू है वो यहां पुट करोगे, आर की वैल्यू यही, एफ की वैल्यू यही पुट करनी है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, बाकी ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होगी आपको, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम प्लस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी होगी जैसे 0.01 0.02 0.03 0.045 ऐसे करके, ठीक, ये दी होगी। तो ये आप देखो ये निकाल सकते हो। ई नॉट की वैल्यू भी आपको दी होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दी होगी आपको, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई एट 298 केल्विन टेम्परेचर। इसको याद रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, बताओ नॉन स्टिक इक्वेशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर, नॉन स्टिक इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या है, तो वो ये होती है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, ठीक, 0.0591 बाई एन लॉग 1 पाई mn प्लस, ठीक, ये होती है। अब देखो, अब मैं एक यहां पॉइंट और लिख देता हूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां जब हम ये किसी इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हैं तो इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन होती है उसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, पक्का रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं,
तब हम इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन को ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिख के इस इक्वेशन को अप्लाई किया ना, वो गलत होगा, हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। और ये क्या चीज है यहाँ, ये ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसको हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही लेनी है। आपको पहले से ही पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वही लेनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं while applying Nernst equation, ठीक है, while applying Nernst equation, ठीक, electrode potential is always taken as electrode potential always taken as electrode potential is always taken as reduction potential, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो आपको मैंने पहले बताया जब नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिख के अप्लाई करनी है, और ये जो वैल्यू यहां यूज करनी है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो होती ही रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। और जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी ये वैल्यू क्या होगी, ये भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कॉन्सेंट्रेशन पे होगा जिस कॉन्सेंट्रेशन का बोला गया है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगी ना यहां से, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आएगी ये भी एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ही होती है किसी इलेक्ट्रोड, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होती है, ठीक है। ये वही देखो, आपको ये चीज अगर पता है ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, तो यहां से भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, ठीक है, और कुछ नहीं। इसलिए लिखा है कि व्हाइल अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जब हम नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके यहां से कहीं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मानना है, ठीक। सपोज अगर मैं बोलूं हमने दो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकाली, एक की निकाली 0.001 कॉन्सेंट्रेशन पे, एक की निकाली 0.0001 कॉन्सेंट्रेशन पे, दो इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाली, ठीक। एक इलेक्ट्रोड ए हमारा, एक हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू आई 4.0, इसकी आई 3.0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू आई ये एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती ही रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। तो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपसे अगर कोई बोल दे इसमें और इसमें कौन सा जो है एनोड का काम करेगा, कौन सा कैथोड का काम करेगा, तो आपको समझ जाना है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, जिसकी ज्यादा है मतलब इसमें रिडक्शन होगी, ये कैथोड का काम करेगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, ये एनोड का काम करेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां से ये जो वैल्यू यहां से आती है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन ये एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल है, ये याद रखना, ठीक। ये होती है हमारी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। तो इतना फोकस आपने करना था, ये हो गया हमारा टॉपिक इतना, ठीक। हमने क्या किया, हमने किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए, ये इक्वेशन पता होनी चाहिए ये, ठीक है। ये इक्वेशन कब यूज करोगे, अगर आपको मेटल की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन भी दी है ना इसकी, तब यूज करोगे, ठीक। अगर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी आपको, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी तो इसको 1 कर लोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक। ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे, क्योंकि इसको अगर यूज करोगे तो LN को LOG में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। और अगर मेटल की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी, टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है, तो ये इक्वेशन यूज करोगे, ठीक है। तो आपको पक्का याद रखना है 298 केल्विन पे ये इक्वेशन होगी। और ये है क्या, ये सारी की सारी तो नर्न्स्ट इक्वेशन ही है, ठीक है, बस टेम्परेचर का फर्क है। तो क्या होती है नर्न्स्ट इक्वेशन, बोलो जल्दी एक बार बोलो, क्या होती है नर्न्स्ट इक्वेशन। आप बोलोगे कि नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है, एक इक्वेशन होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और डिफरेंट टेम्परेचर के बेस पे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये होती है। अब देखो अभी आगे हम क्या देखेंगे, ये तो हमने लिखा है नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन जो है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये हमने इलेक्ट्रोड रखा था, इसके ऊपर हमने नर्न्स्ट इक्वेशन को अप्लाई किया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, आपको पता है जब हम
सेल की पोटेंशियल निकालते हैं। सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है ई सेल। ई सेल जब हम निकालते हैं तो ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस ई सेल के ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करें। ठीक, तो आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। ठीक, तो ई सेल मतलब ईएमएफ। देखो ये जो ई सेल है ना, इसको ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं। ई सेल होता है सेल वोल्टेज, ठीक, इसको ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक, तो हम बोलेंगे इस ई सेल के ऊपर, ईएमएफ ऑफ सेल के ऊपर जो है नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, या फिर ऐसा बोलोगे कि जब हमारे इलेक्ट्रोड जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, स्टैंडर्ड नहीं है, उस टाइम हम सेल की ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, वो भी हम नर्न्स्ट इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। ठीक, उससे पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हमारे पास ऐसा, ठीक, हमारे पास इलेक्ट्रोड है Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Zn बन रहा है। ठीक, इसके ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे? ठीक, ये बताओ नर्न्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे। मैं बोल रहा हूं आप इसके ऊपर यही 298 केल्विन वाली नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके बताओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो नर्न्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी ना, ये फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ी, मतलब ये हम सिर्फ इलेक्ट्रोड वाली रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज एक ये रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से बन गया कॉपर, इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाओ। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है, देखो ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम ई सेल वाला पढ़ेंगे ना, ई सेल वाली निकालेंगे ना, ई सेल वाली, तो उस टाइम ये थोड़ा सा काम आएगा। तो इसमें आपको अगर मैं ऐसे लिख दूं कंफ्यूज नहीं होना। जैसे अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहूं तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोड है क्या, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये एक्चुअल में कौन सा इलेक्ट्रोड है, जिंक 2+ से Zn बन रहा है। तो क्या इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इस ई को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मतलब इस जिंक के ऊपर अप्लाई करें तो ई को मैं ये लिख सकता हूं, ये जो ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन आगे इलेक्ट्रोड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखो ई हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर हम इसको इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करें तो हम साथ में इलेक्ट्रोड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो ई को हम इस पे अप्लाई करें तो ई Zn2+ से Zn, अगर मैं ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ई हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई किस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है, वो इलेक्ट्रोड भी आगे हमने लिख लिया Zn2+ से Zn ने। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो E0 हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये किस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है, वो भी Zn2+ से Zn की है, तो इसके आगे भी तो ये लिख सकता हूं Zn2+ से Zn। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, माइनस 0.05, इसके बाद तो सेम है, 0.0591 डिवाइडेड बाई n। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। तो यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं, 2, तो यहां मैं 2 लिखूंगा। ठीक है, अब देखो log 1/mn+ की कॉन्सेंट्रेशन है। mn+ कौन सा था, इस साइड वाला जो आयन है, तो यहां जिंक के अगर ऊपर हम अप्लाई करें तो कौन सा आयन है, ये Zn2+, ये वाला, तो यहां 1/Zn2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा लिख दें। तो देखो अप्लाई हो गई, हमने इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर इस इक्वेशन को अप्लाई कर दिया, ये भी नर्न्स्ट इक्वेशन है, ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो उससे आपने कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। आप बोलोगे नहीं पहले आपने यहाँ ई लिखा, फिर यहाँ ई Zn2+ से Zn क्यों लिख दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया है ना, तो आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम ही होती है। ठीक, तो यहाँ ई Zn2+ से Zn का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड की, तो बाकी वही है आयन। तो अब आप एक काम करो, इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाओ, कॉपर वाले के ऊपर, जल्दी करो। क्या करना है, वही सेम इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो ई क्या आएगा, कॉपर 2+ से कॉपर, ठीक, इज इक्वल टू E0 क्या आएगा, कॉपर 2+ से कॉपर, माइनस 0.02591/2 आएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आएगा, log 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, तो ऐसे आएगा। ठीक, तो ये है हमारा, मतलब ये है हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इस बेस पे 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अगर आपने यहां तक फोकस करके देखा तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक, हटा दें इसको,
दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चंस इस बेस पे, फिर हम आगे चलते हैं। वहां हम देखेंगे नन्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब जब ई सेल निकालेंगे उस टाइम नन्स्ट इक्वेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हटा दें, फिर चलते हैं आगे। तो अभी हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप देखते ही उनको बता दोगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो लिखा हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस नन्स्ट इक्वेशन इज। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अभी हमने देखा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं 298 केल्विन, ठीक, उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगी इक्वेशन। तो बताओ जल्दी कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, बताओ। बताओ जल्दी। देखो एक बार मुझे आपको बताना पड़ेगा फिर से। देखो हमने जब इक्वेशन लिखी थी ना, हमने ऐसा लिखा था ना, एम एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से एम बन रहा है, इसके लिए लिखी थी। तो लॉग में हमारा एम अपान एम एन प्लस आया था। और ये जो ऊपर एम है ना, ये राइट हैंड साइड वाला है, देखो राइट हैंड साइड वाला है, और नीचे एम एन प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला है। ठीक, और पीछे क्या था 0.0591, यही था। ठीक है, डिवाइडेड बाई एन था, माइनस ई नॉट था, बस यही था। यहां आर टी बाई एन एफ था। देखो ये कहीं है, कहीं दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है? देखो मुझे लग रहा है कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, बीच में सही से नहीं दिया हुआ। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो लॉग आगे एम राइट हैंड साइड अपॉन एम लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो बाकी तो उसमें सही नहीं लिखा हुआ है। सी ऑप्शन देखो उसमें प्लस है, वो गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन में देखो दोनों तरफ एल एच एस लिखे हुए हैं, मतलब ऊपर एल एच एस नीचे आर एच एस है, लेकिन ऊपर एक्चुअल में आर एच एस है, के ऊपर राइट हैंड साइड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, तो ये तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहां एक सेल है, वही जो हमने अभी लिखा, एम एन प्लस में एन इलेक्ट्रॉन ऐड करो। देखो एम एन प्लस में एन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो तो एम बन रहा है। इसके लिए नन्स्ट इक्वेशन बताओ। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया ना, यहां पूरा इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखूं ई, तो ई किसके लिए, एम एन प्लस से एम बन रहा है, तो एम एन प्लस से एन बन रहा है, एम बन रहा है, इज इक्वल टू ई नॉट होता है, तो ई नॉट किसके लिए, एम एन प्लस से एम के लिए। ठीक है, माइनस 0.0591, यही पूछा है? नहीं, यहां ये नहीं दिया हुआ, यहां पूरी इक्वेशन दी है। माइनस क्या है, आर टी बाई एन एफ, आगे एल एन। ठीक है, एल एन 1 अपॉन एम एन प्लस, ये वही है। कहीं ढूंढो ये ऑप्शन है, देखो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ई एम एन प्लस से एम। 2 ऑप्शन है ऐसे, नहीं 3 ऑप्शन है। पहला ट्रू है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप चेक कर लो एक बार, वो ए ऑप्शन जो है वो इससे मैच कर रहा है, तो ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो इस बेस पे हमारे पास यही दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ये नन्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने नन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना सीख लिया है। ठीक है, तो इतना अगर आपने फोकस करके देखा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वहां हम देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ सेल अगर हम निकालें या फिर ई सेल निकालें, वहां नन्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे ईएमएफ ऑफ सेल को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। अभी आप ये हेडिंग डाल लो। ठीक है, अभी आपने लिखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ अ सेल। ठीक है, आपको पता है ईएमएफ ऑफ सेल निकालने में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स ही यूज होते हैं, कैथोड और एनोड। और इलेक्ट्रोड्स के लिए हमने नन्स्ट इक्वेशन लिखना सीख लिया है। तो अगर हमने इलेक्ट्रोड्स के लिए सीख लिया है, तो इसके लिए भी तो आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं है। तो आप एक बार टॉपिक लिखो, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब सेल के ईएमएफ के ऊपर
इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और सेल के ईएमएफ के ऊपर, मतलब सेल की वोल्टेज के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो लिखो। और इसके आगे लिखो नॉनस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल के लिए हम नॉनस्ट इक्वेशन को देखेंगे। आपने ये देखा होगा बहुत बार कि जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, गर्मियों में ज्यादा देर तक चलती है, ठीक, और सर्दियों में वो कम टाइम चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बैटरी भी तो गैल्वेनिक सेल बेस्ड ही है, गैल्वेनिक सेल के बेस पे ही काम करती है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक, टेम्परेचर, उसके अंदर जो सोल्यूशंस भरे हुए हैं ना, उसके ऊपर, सोल्यूशंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा चलती है, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये लिखो एक बार हेडिंग, फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। देखो, आप एक काम करो कि हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए नॉनस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो हम एक सेल को ले लेते हैं सीधा पहले, और वो सेल हम लेंगे यहाँ डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल जो हमने स्टार्टिंग में गैल्वेनिक सेल बनाया था ना, उसमें जो रिएक्शंस हो रही थी, उन रिएक्शंस के बेस पे उसको डेनियल सेल बोला था। तो हम लेते हैं यहाँ डेनियल सेल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ डेनियल सेल। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसिडर द एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ अ डेनियल सेल। डेनियल सेल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, DNILL, डेनियल सेल, ठीक। और आपको पता है डेनियल सेल क्या होता है? ये होता है जिसमें ये रिएक्शन होती है जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, यहां से बनता है Zn2 प्लस प्लस कॉपर। ये रिएक्शन होती है डेनियल सेल के अंदर। वही जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, वही रिएक्शन जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वही रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, नॉनस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। आपको पता है इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं? आपको एक पता है, यहां जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, जिंक से बन रहा है Zn2 प्लस, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक। और दूसरा इलेक्ट्रोड यहां क्या होगा, कॉपर 2 प्लस जो है, कॉपर 2 प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है कॉपर। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। आपको पता है ये रिएक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ये रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे नॉनस्ट इक्वेशन। आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी हम नॉनस्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं उस टाइम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, रिडक्शन की फॉर्म में। आप देखो, ये वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन तो रिडक्शन की फॉर्म में, लेकिन ये वाली ये वाली जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है ये रिडक्शन की फॉर्म में नहीं है, ये ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। तो पहले हम इस रिएक्शन को भी किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिडक्शन की फॉर्म में, ठीक। अगर हम इसको रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसी होगी ये रिएक्शन, कैसी होगी, बस इसको उल्टा कर दो तो कैसी होगी, ये Zn, इसको यहां ही कर देते हैं। देखो, इसको अगर रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये ऐसा कुछ होगा, इसको उल्टा करना है सीधा, Zn2 प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां से बनेगा, देखो Zn2 प्लस प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स, यहां से बनेगा हमारा Zn। ये हमने इस रिएक्शन को भी रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये भी अब रिडक्शन की फॉर्म में रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक। ये हमारे इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड हमने लिख लिए, दोनों को ही रिडक्शन की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। देखो, होती तो यहां ऑक्सीडेशन है, लेकिन लिखना रिडक्शन की फॉर्म में, बस रिडक्शन की फॉर्म में लिखना कुछ मुश्किल नहीं है, उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं। ये हमने लिख दिया, ठीक। अब हम यहां लिखते हैं लेट अस अप्लाई नॉनस्ट इक्वेशन। इस सेल के ऊपर नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, मतलब यहां ईएमएफ ऑफ सेल जो है उसके ऊपर नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप यहां ये चेक करो कि यहां दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिंक वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक। देखो, आपको मैंने अभी पहले बताया था ना इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख के कि अगर हमारे पास Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इससे यहां से m बन रहा है, इसके ऊपर नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, वो तो आपको आता है ना, ठीक है, वो तो आपको आता है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये दोनों ही इक्वेशंस हमने रिडक्शन की फॉर्म में लिख दी हैं, तो हम जो है यहां अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपको ये तो पता ही है ना यहां कि डेनियल सेल में ये जिंक वाला पार्ट जो होता है ना, जिंक वाला पार्ट एनोड होता है और ये वाला पार्ट हमारा कैथोड होता है, ये आपको पता है, ठीक।
ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं फॉर कौन सी रिएक्शन, ये वाली, फॉर Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बन गया। इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, नॉनस्ट इक्वेशन। तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से। क्या होगा, E किसका E है, Zn2 से Zn का, तो लिख दो Zn, देखो n जो है ना सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ये लिख दिया, इज इक्वल टू E नॉट होता है, तो E नॉट किसका है, Zn2 से Zn का, दैट्स इट, Zn2 से Zn का E नॉट है, ठीक है। माइनस वही, माइनस आगे आपको कुछ भी नहीं करना, वही RT बाई NF लिखना है और कुछ नहीं। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो माइनस RT बाई NF, n यहां कितना है, n यहां 2 है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है ना, तो 2f, ठीक है। आगे क्या आएगा, Ln वाला अप्लाई कर लो, तो Ln 1 अपान कॉन्सेंट्रेशन किसकी आएगी, Zn2 की, Zn2 की। ये मैंने आपको पहले ही बताया इसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन के ऊपर ये कैसे अप्लाई करना है, तो हमने जिंक के ऊपर ये अप्लाई कर लिया, ठीक, देखो कर लिया अप्लाई, कुछ भी नहीं है। अब देखो हम दूसरे इलेक्ट्रोड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, दूसरे फॉर कॉपर 2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बनेगा, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। E किसका, कॉपर 2 से कॉपर का, इज इक्वल टू E नॉट किसका, E नॉट किसका, कॉपर 2 से कॉपर का, माइनस RT अपान कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2f Ln 1 अपान किसकी कंसंट्रेशन आएगी, Cu2 की, Cu2 की कंसंट्रेशन लिख दी यहां, सिंपल है। आपको दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा सा साफ करके फिर से लिख देते हैं, देखो यहां तक दिख रहा है, देखो Cu2 प्लस Cu इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया इस इक्वेशन में Cu2 से Cu जा रहा है, ठीक है। तो E ये हो गया किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी Cu2 से Cu की, इज इक्वल टू E नॉट होता है, तो E नॉट किसका, उसी का Cu2 से Cu का, माइनस RT बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 में, तो 2f Ln 1 पाई किसकी कंसंट्रेशन, Cu2 की, तो Cu2 की कंसंट्रेशन लिख दी। अब दिख रहा है, सिंपल है, देखो कुछ नहीं है। ये हमने अप्लाई कर दिया किस पे, ये हमने अप्लाई कर दिया दूसरे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इतना सिंपल। ये हमने नॉनस्ट इक्वेशन को दूसरे इलेक्ट्रोड पे अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि मैं यहां ऐसे कर देता हूं, आपको पता है सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, बोलो, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड के बराबर होता है, ठीक। अब देखो, अब हम यहां सेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और आपको पता है यहां हम स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, यहां हम नॉनस्ट इक्वेशन को क्यों अप्लाई करते हैं। अगर देखो, अगर तो हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना हो तो हम सीधा सीधा निकालेंगे E नॉट सेल, वो तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू उठा के कैथोड और एनोड की पुट करके निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब हमें नॉनस्ट इक्वेशन इसीलिए यूज होती है कि यहां स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तो मतलब जब हम यहां सेल पोटेंशियल लिखेंगे ना, वो हमारा E सेल होगा, E नॉट सेल नहीं होगा, ठीक है, E सेल होगा, मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि E नॉट सेल अगर हम निकालेंगे मतलब ये होगी वोल्टेज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, 1 nm कॉन्सेंट्रेशन वो। लेकिन आपको पता है यहाँ नॉनस्ट इक्वेशन में हम टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके देखते हैं, ठीक है, चेंज करके। तो यहाँ सेल पोटेंशियल जो है उसको आपको पता है E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, तो सेल पोटेंशियल E इज इक्वल टू क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, आई समझ आपको, ये होगा यहाँ E सेल, ठीक। अब देखो, ये देखो ना, हमें एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, यहां इस टॉपिक के अंदर हम EMF ऑफ सेल के ऊपर नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। और EMF क्या होता है, EMF कुछ भी नहीं होता, EMF इज इक्वल टू E सेल तो होता है और कुछ नहीं होता, EMF E सेल ही होता है ना, मतलब E सेल के ऊपर, मतलब सेल वोल्टेज के ऊपर, मतलब सेल पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है, सेल पोटेंशियल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, E सेल इज इक्वल टू ये होता है, ये हमें पता है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहां इसके अंदर कैथोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, यहां बोलो, कैथोड ये वाला है, ठीक है, कैथोड ये वाला है, मतलब कॉपर 2 से कॉपर कैथोड है, तो मैं यहां लिख सकता हूं E कॉपर 2 से कॉपर, ये है, माइनस एनोड कौन सा है, जिंक 2 से जिंक, ये आपको पता है,
ये हम इसलिए लिख रहे हैं, डेनियल सेल हमने इसीलिए लिया कि हमें इसमें डेनियल सेल में सारा कुछ पता है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, मतलब कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है। आपको पता है यहाँ डेनियल सेल में जिंक वाला एनोड होता है, जिंक वाला एनोड होता है और कॉपर वाला कैथोड। तो कैथोड की जगह हमने कॉपर लिख दिया। कैथोड कैथोड देखो ना, दोनों रिएक्शंस को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है ना, तो ये दोनों रिडक्शन की फॉर्म में लिख लिए। ये कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, तो ये हमने लिख लिया कैथोड। कैथोड कौन सा है? कैथोड कॉपर 2+ से कॉपर है। एनोड कौन सा है? जिंक 2+ से जिंक है। कुछ भी नहीं, यहां से ही उठा के लिखा है। ठीक, यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है, यहां से भी लिख सकते हो। ये वही चीज लिखी है, ये वाली लिखी है, कुछ भी नहीं है। देखो ई सेल क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपको पता है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड है, या फिर मैंने आपको बताया था रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां इसके ऊपर मैंने नॉट क्यों नहीं लगाया? आप बोलोगे नहीं नॉट क्यों नहीं लगाया? नॉट इसलिए लगाते अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती, और नॉन स्टिक इक्वेशन होती ही अलग है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नहीं होती, इसलिए नॉट नहीं लगाया। ठीक है, नॉट नहीं लगाया इसलिए। ठीक, तो आप देखो ये हमने कैथोड को यहां लिख दिया, एनोड को यहां। आपको पता है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पे कॉपर वाली होती है। तो क्या हो रहा है? कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, तो कैथोड है, कैथोड पे कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, तो मैंने लिख लिया ये कैथोड का नाम। यहां एनोड पे जिंक 2+ से जिंक बन रहा है, रिडक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, बस इतना है और कुछ नहीं। अब आपको पता है ये जो हमने लिखा है इनकी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? देखो कॉपर वाले की वैल्यू ये प्रेजेंट है, और जिंक वाले की वैल्यू ये प्रेजेंट है। कॉपर वाले की वैल्यू ये देखो, ये तो कॉपर वाले की जगह लगाओ कॉपर वाले की वैल्यू। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ई सेल ये आ गया। अब यहां हम देखते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू कॉपर वाले की वैल्यू क्या है? ई नॉट। देखो यहां ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर माइनस RT/2F LN 1/Cu2+ की कंसंट्रेशन यही है। देखो Cu2+ से Cu वाले की वैल्यू ये वाली उठा के मैंने यहां लिखी है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक, माइनस को मैंने माइनस लगा दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट लगती है, तो ब्रैकेट के अंदर मैं Zn वाले की वैल्यू लगाऊंगा। देखो E Zn2+ से Zn है, उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, तो वैल्यू आपको पता है क्या है? E नॉट Zn2+ से Zn माइनस RT/2F LN 1/Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन। बस इतना कर दिया। देखो कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। ये कहां से आया आपको पता है। ठीक है, ये वैल्यूज कहां से आई ये भी आपको पता है, ये हमने इसीलिए तो यहां लगाया था। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, बस इसको सॉल्व कर लो। ई नॉट Cu2+ से Cu ये लिखा, और ऐसे वाली जो दूसरी है उसको इसके पास लेके आओ, या उससे पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। देखो ई नॉट Cu2+ से Cu माइनस ये ऐसे ही रहेगा RT/2F LN 1/Cu2+, ये एज इट इज है। ये माइनस यहां रखा है, तो अंदर ई नॉट Zn2+ से Zn है। ठीक, अब ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, आगे RT/2F है और LN 1/Zn2+ है। देखो कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व कर लिया, माइनस ब्रैकेट को खत्म किया, माइनस को अंदर मल्टीपल किया, माइनस इंटू माइनस प्लस, इतना सिंपल। ठीक, अब क्या करोगे? अब आप एक काम करो, इस वाले को और इस वाले को पास लेके आओ, क्योंकि ये जैसी टर्म है वैसी ही ये है। तो आप बोलोगे क्या आएगा? ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर माइनस ये वाला इस तरफ लेके आ रहा हूं इसके साथ ही। ठीक है, एक इक्वेशन में, जैसे आपको ये तो मैथमेटिक्स है ना बेसिक, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। ये इधर रखा माइनस ये वाला इसके साथ, ये इसको मैं इधर लेके आता हूं, तो इसको उठाओ, ई नॉट Zn2+ से Zn बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे? इसमें इसको और इसको पास लेके आओ, इसको और इसको। ठीक, तो पास कैसे लेके आएंगे इसको? ठीक है, देखो इसको, देखो इसको और इसको पास लेके आए ना, अब इसको और इस वैल्यू को पास लेके आओ। तो पास लेके आने के लिए इसको माइनस करते हैं, माइनस RT/2F ये लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है? RT/2F दोनों में कॉमन है। देखो RT/2F इसमें भी, RT/2F इसमें भी, दोनों में कॉमन है। इसको कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट में देखो इसमें क्या चीज है आगे? LN 1/Cu2+ ये वाला है। ठीक है, और यहां माइनस लिखेंगे, और यहां क्या है? LN 1/Zn2+। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस कॉमन निकाला है और कुछ नहीं किया। कॉमन कैसे निकाला? ये टर्म और
ये टर्म पास लेके आगे यहां लिख लिया, ठीक। माइनस आर टी बाई टू एफ इसमें भी है, माइनस आर टी बाई टू एफ इसमें, माइनस को छोड़ो सिर्फ आर टी बाई टू एफ देखो, इसमें भी है इसमें भी, उसको कॉमन लेके यहां लिख लिया। अब देखो यहां इस वाली टर्म के साथ माइनस है ना, तो मैंने माइनस कॉमन लिया। तो देखो अगर कॉमन अगर आपको नहीं लेना आता ना, तो कॉमन ऐसे लेना है ताकि उसको अगर हम मल्टीपल करें ना, फिर से ये आ जाए, फिर से वैसे ही साइन आ जाए। आप खुद सोचो, इस वाली के साथ माइनस है तो मैंने माइनस लिया, तो देखो माइनस आर टी बाई टू एफ है। अगर हम देखो ना अभी इस माइनस को अंदर मल्टीपल करेंगे ना, माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन वन बाई सी यू टू प्लस, माइनस आर टी बाई टू एफ एल एन वन बाई सी यू टू प्लस, यही आ जाएगा। अब देखो यहां मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये माइनस इंटू ये माइनस जब हम सॉल्व करेंगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, और आर टी बाई टू एफ को इससे मल्टीपल करेंगे, आर टी बाई टू एफ एल एन वन बाई जेड एन टू प्लस आ जाएगा, आर टी बाई टू एफ एल एन वन बाई जेड एन टू प्लस ऐसे आ जाएगा, ठीक। तभी हमने माइनस को यहां रखा, इसको कॉमन ले लिया ऐसे करके, ठीक है। इतना सिंपल और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको इतना समझ में आया ना। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना बेसिक मैथमेटिक्स से, आप मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, खास नहीं है इसमें, ठीक। अब क्या करोगे, अब आपको ये पता है कि ये क्या चीज है, ये क्या है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड है। देखो Cu2 प्लस से Cu क्या चीज है, Cu2 प्लस से Cu कैथोड है। अब यहां E नॉट कहां से आया, E नॉट इस इक्वेशन की वजह से आया ना। देखो इस इक्वेशन के अंदर E नॉट होता है ना, नॉन स्टिक इक्वेशन के अंदर E नॉट होता है। तो अब आप सोचो E नॉट कैथोड है, ये माइनस E नॉट एनोड है, मतलब E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड है, लेकिन ये एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड है। देखो इसके ऊपर E नॉट लगा हुआ है, तो आप खुद सोचो Cu2 प्लस से Cu क्या चीज है, कैथोड, Zn2 प्लस से Zn क्या चीज है, एनोड। तो Cu2 प्लस से Cu कैथोड माइनस एनोड, मतलब ये जो चीज है ना, ये एक्चुअल में E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड है, ठीक। और ये जो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है, ये एक्चुअल में E नॉट सेल होता है, ये आपको पता है। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है ना, तो ये चीज वही है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ये एक्चुअल में ये दोनों टर्म मिला के ये आएगा E नॉट सेल, ये इसकी वैल्यू E नॉट सेल के बराबर आती है, ठीक है, यही है। अब हम एक काम करते हैं, इस वाली साइड को साफ कर लेते हैं, ठीक। इस वाली साइड को साफ कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। आप लिख लो एक बार अच्छे से, फिर देखते हैं आगे। तो अभी आप देखो यहां मैं करता हूं इसको, देखो ये यहां से क्या आया, यहां से इन दोनों में से आपको पता है निकल के क्या आया, E नॉट सेल, ठीक। और पीछे क्या है, E सेल है, पीछे क्या है, थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो यहां क्या चीज है एक्चुअल में, ये E सेल है, ठीक है, ये E सेल की वैल्यू है, ठीक। तो यहां मैं लिख देता हूं E सेल इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या आया, E नॉट सेल माइनस ये आर टी बाई टू एफ, आर टी बाई टू एफ, और आगे ब्रैकेट में क्या है, एल एन वन बाई Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन माइनस एल एन वन बाई Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, यही है। देखो यही है, देखो कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक। ये यहां से सारा ये निकल के आ गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब देखो, अब आपको एक फार्मूला पता है ना लॉग का, कि लॉग ए माइनस बी किसके बराबर होता है, लॉग ए बाई बी इसके बराबर। अब देखो ये लॉग ही है एक्चुअल में, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये log a माइनस log b हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऐसे होगा E नॉट सेल इज इक्वल टू नहीं है, माइनस आर टी बाई टू एफ, ठीक। ये एल एन को एल एन रखो, log ये a हमारा ये b है, तो a बाई b कर दो, a हमारा ये वाला है, b हमारा ये वाला है, तो log a माइनस log b फार्मूला होता है, log a माइनस log b ये बराबर होता है log a बाई b, मतलब log 1 लिखा, a ये वाला है डिवाइडेड बाई ये वाला कर दो, तो a क्या है 1 बाई Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ये 1 अपॉन Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो आपको पता है अगर 1 बाई Cu2 प्लस है ना डिवाइडेड बाई 1 बाई Zn2 प्लस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 बाई Cu2 प्लस इंटू मल्टीपल करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे Zn2 प्लस बाई 1, तो यहां से आएगा
Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यही आएगा ना। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके सॉल्व करेंगे ना, यहां से आएगा E नॉट सेल माइनस RT बाई 2F, ठीक, इसको उल्टा करेंगे तो Ln Zn2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये आ जाएगा फाइनली E सेल। ठीक है, ये हमने सेल के ऊपर अप्लाई कर लिया है। ठीक, ये हमारी सेल के लिए जो है, ई सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। ये आपको सब दिख रहा है ना, ये ऊपर वाली की चीज है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर वाले रिएक्शन का, इसका ऊपर वाले पार्ट का, और ये हमारा ऐसे आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मतलब यहां हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अप्लाई करके, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोड में जो सॉलिड होता है ना, जैसे जिंक और कॉपर, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, एक मानते हैं, तो वो कैंसिल हो जाती है। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई फॉर ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। ये क्या है? नॉन इक्वेशन है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो, अब हम देखो इसमें हम एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें एक इक्वेशन में ही कर देते हैं, तो वो आपको याद रखनी है। मैं यहां लिख देता हूं, कन्वर्टिंग हम एक तो इसमें ln को LOG में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड बाई पुटिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग ln टू LOG एंड बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R, ठीक है, T, R, F एंड T इज इक्वल टू 298 केल्विन। ठीक है, वी गेट, अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन के अंदर वही पहला काम कर दूं जो हमने पहले नॉन इक्वेशन में किया था, मतलब यहां R की वैल्यू डाल दूं, F की वैल्यू डाल दूं और T की वैल्यू डाल दूं 298 केल्विन। T को 298 केल्विन या T को हम 25 डिग्री सेल्सियस अगर मैं रख दूं यहां, देखो, तो उस टाइम क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी और ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? ठीक है, वो अब हम यहां आएगी नहीं, देखो अगर आ गई तो ठीक है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, ठीक है, बाई 2 लॉग Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक, डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये आ जाएगी। ठीक है, ये आप लिख लो। नहीं दिख रहा? हम एक काम करते हैं ना, इस साइड वाले को साफ कर लेते हैं। आपने लिख लिया होगा ना अच्छे से, एक बार हटाते हैं फिर चलते हैं आगे। तो एक बार फिर से फोकस करो, ठीक, आपका फोकस उतर गया होगा, एक बार फिर से फोकस करके देखो बोर्ड पे। देखो हमने क्या लिखा है यहां कि अगर मैं इस इक्वेशन में R की वैल्यू पुट कर दूं जो हमने पहले पुट की थी, F की वैल्यू वही पुट कर दूं जो पहले की थी, 2 को एज इट इज रख दूं, टेम्परेचर को मैं 298 केल्विन कर दूं, तो उस टाइम जो हमारी ये इक्वेशन है वो आ जाएगी E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, आगे आएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन है जो, ये भी आपको याद रखनी है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे नॉन इक्वेशन फॉर ई सेल के लिए क्या आती है। देखो ई सेल जो है ना, इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर ईएमएफ हमने निकाल ली, देखो इक्वेशन ये आती है, ये आती है एट 298 केल्विन, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये इक्वेशन आती है। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, कुछ भी नहीं किया, ये वही चीज यहां से मैंने उठा के उस तरफ लिख दी है। ठीक है, इतना हो गया क्लियर? कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। अभी हम एक जनरल इक्वेशन देखेंगे ना, वो यूज करके आप न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लोगे। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। देखो इतना हो गया, फोकस अभी फिर करना पड़ेगा आपको। ठीक, ई नॉट सेल ये हो गया सारा। ठीक है, अच्छा, अब हम एक काम कर लेते हैं ना, इसको एक बार साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर हम एक और रिएक्शन लिखते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे काम होता है। ठीक, साफ कर देते हैं सब।
तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। फाइनल फोकस आपको करना है, 5 मिनट लगेंगे, खत्म हो जाएगा। देखो आपको अभी मैंने बताया जब हम इलेक्ट्रोड को यहाँ यूज करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को, तो वहां इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो भी यहाँ लिखे जाते हैं, ठीक है। एन जो है ना, एन वहां इलेक्ट्रॉन्स लिखे जाते हैं। और यहाँ होता क्या है कि ऐसी इक्वेशन में, नॉन स्टेट इक्वेशन में, दोनों इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक। तो अभी हम एक पॉइंट यहां लिख देते हैं कि सेम होने चाहिए दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखते हैं वी शुड, या शुड को छोड़ो, वी हैव टू यूज लिख लो। वी हैव टू यूज, ठीक है। वी हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, ठीक है, फॉर बोथ द इलेक्ट्रोड्स। मतलब इस इक्वेशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए, बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम यूज करने, ठीक है। एंड फॉर द फॉलोइंग सेल, हम एक सेल के अंदर इसको फिर से अप्लाई करके देखते हैं। हम एक सेल लेते हैं, उस सेल की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास ये Ni से Ni2+ बन रहा है, बीच में साल्ट ब्रिज है, Ag+ से Ag बन रहा है, ठीक। ये हमारे पास एक सेल है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसके लिए क्या हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखने के लिए पहले इलेक्ट्रोड लिखो। तो आपको पता है पहले यहां से क्या हो रहा है, Ni से Ni2+ 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक, ये हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, यहां Ag+ से क्या बन रहा है, Ag+ से Ag बन रहा है। और आपको पता है अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज होंगे, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे तो यहां एक Ag+ है, एक Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, यहां 2 Ag+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और यहां हमारे पास 2 Ag बनेंगे, ठीक। ऐसा होगा, ये इक्वेशन ऐसी होगी। अब देखो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे तो फाइनल Ni आ जाएगा प्लस 2Ag+ आ जाएगा, ठीक है। और यहां इस तरफ आ जाएगा Ni2+ प्लस 2Ag, ये आ जाएगी फाइनल सेल रिएक्शन, ठीक है। सेल रिएक्शन फाइनल आ जाएगी। और आपको पता है कि, आपको क्या पता है, कुछ पता नहीं। इसके लिए इस इक्वेशन के ऊपर नॉन स्टेट इक्वेशन जो है उसको कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब देखो ये एक्चुअल में सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है, ठीक। सेल रिएक्शन के ऊपर हम नॉन स्टेट इक्वेशन को अप्लाई करके ई सेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। तो आप देखो ई सेल के लिए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ई सेल जो है वो किसके बराबर होगा, E0 सेल अभी हमने लिखा, E0 सेल माइनस RT/2F। यहां बताओ देखो RT/NF होता है ना, NF RT/NF होता है ना। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां मैंने लिख दिया 2F, ठीक। अब देखो आगे Ln, कॉन्सेंट्रेशन किसकी अपॉन किसकी लिखनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ये वाली डिवाइडेड बाई ये वाली लिखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया जब यहां ऐसे लिखते हैं ना तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लिखते हैं, तो ये रिएक्शन है। तो आपको पता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी 1 होगी। इस निकल की भी क्या होगी, यूनिटी, क्योंकि ये दोनों प्योर हैं, देखो प्योर हैं, कोई आयन नहीं है इनका, कुछ नहीं, प्योर है तो इनकी 1 होगी। तो Ln कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिखनी है, Ni2+, ये डिवाइडेड बाई ये करना है, Ni2+ डिवाइडेड बाई यहाँ Ag+ है। देखो अब यहां आपको समझना है कि अगर यहां सिर्फ Ag+ है तो ये 2 कहां जाएगा, देखो यहां तो Ni2+ है, ठीक है। यहां ये जो 2 है ना इसको क्या करना, इसके ऊपर चढ़ा देना यहां स्केयर में, ठीक है, इसकी पावर में कन्वर्ट कर देना इस 2 को। तो अब हम ऐसी रिएक्शन के लिए जब हम नॉन स्टेट इक्वेशन लिखेंगे ये आयन डिवाइडेड बाई ये आयन लिखेंगे, लेकिन क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम रखने हैं ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखने के लिए ये 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो 2 यहां इसके साथ है उसको हम यहां पावर में लगा देते हैं। तो ऐसी इक्वेशन के लिए हम नॉन स्टेट इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, एक जनरल केस बनाते हैं, ठीक है। हम यहां लिखते हैं फॉर अ जनरल सेल रिएक्शन, फॉर अ जनरल सेल रिएक्शन। अब आपको फोकस करना है, देखो हमारे पास एक जनरल सेल रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास एक
जनरल सेल रिएक्शन है, और है कौन सी, जिसमें ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, सी मोल्स ऑफ सी बन रहे हैं प्लस डी मोल्स ऑफ डी बन रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम नन्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे ईएमएफ निकालने के लिए, तो कैसे अप्लाई करोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, यही होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ ये डी की पावर डी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये होगी हमारी जनरल नन्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। अब आप बोलोगे नहीं यहां कि आपने पहले इस पे क्यों नहीं अप्लाई किया, आप बोलोगे नहीं आपने यहां ए जी को बीच में क्यों नहीं लाया, सिर्फ Ni2 प्लस को लाया, तो यहां नीचे भी Ni को क्यों नहीं लाया, सिर्फ 2Ag प्लस को क्यों लाया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जनरल इक्वेशन है, जब हम जनरली यूज करेंगे ना किसी इक्वेशन पे तो ऐसा करेंगे। अब देखो अगर यहां से किसी की अगर मतलब देखो ना यहां से किसी की अगर यहां से सपोज ये सी है ये डी है, इनमें से जो आयंस होंगे उनको तो हम यहां रखेंगे, जो हमारे यहां से सॉलिड होंगे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड या गैस एट 1 atm उनको हम 1 मान लेंगे ना। सपोज यहां से ये हमारा प्योर सॉलिड है, यहां से ये प्योर सॉलिड है, तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर से सी बाई बी आएगा। वही चीज यहां थी, देखो यहां जो रिएक्शन थी ना उसमें ये प्योर सॉलिड था, ये प्योर सॉलिड था, तो ये दोनों अगर हम लिखते भी ना Ni2 प्लस इंटू 2Ag लिखते ना यहाँ, तो 2Ag की तो कॉन्सेंट्रेशन 1 थी, तो 1 होके ये तो कट जाता यहाँ से, ये इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1, ये दोनों कट जाते। ठीक, लेकिन ओवरऑल हमारे पास जनरल रिएक्शन ये होती है। ठीक है, अब फाइनली आप ये लिख लो कि इस इक्वेशन को हम क्या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर जिसको 298 केल्विन बोलते हैं, उस टेम्परेचर पे ये किसके बराबर हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन एल ओ जी लॉग। ठीक है, देखो ना अभी हमने पहले कन्वर्ट किया था ना, मैंने लिखा था एल एन को एल ओ जी में कन्वर्ट करके ये वैल्यूज पुट करके जो आएगा कितने टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। ठीक, तो अगर आपने 298 केल्विन पे लिखना है, ठीक है, तो ऐसे लिख लो, इस लॉग एल एन को भी कन्वर्ट कर दिया, आर टी की वैल्यू एफ की भी वैल्यू डाल दी, सब कुछ करके ई नॉट सेल माइनस 0.051 अपॉन एन लॉग, उसके बाद वही सी की कॉन्सेंट्रेशन सी, डी की सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, ऐसे आप लिखोगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और एल एन को भी कन्वर्ट कर दिया, इन सब की वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर को 298 केल्विन रखा, एन को एज इट इज रखा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये फाइनल जनरल इक्वेशन होती है ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। ठीक, देखो ये ईएमएफ ही है ना ये, देखो अब आप बोलो मुझे कि इस ई नॉट सेल में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब जब हम इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डालते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डालते हैं, तो वो ई नॉट सेल होता है। ठीक, ई सेल क्या है, जब इलेक्ट्रोड्स की जो वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ना हो, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन उनकी कुछ अलग हो, कौन सी कहां से अलग, कैसे अलग, स्टैंडर्ड कंडीशन से अलग हो, उस टाइम जब हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं ना, वो ई सेल ये होता है, वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, और ये हमारी इक्वेशन होती है नन्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां तक ही हमारा लेक्चर रहेगा, अभी हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस इस इक्वेशन के बेस पे। तो क्या पढ़ा आज हमने नन्स्ट इक्वेशन पढ़ी, तो जल्दी जल्दी बोलो नन्स्ट इक्वेशन किस लिए यूज होती है। आप बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन से डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टेम्परेचर पे निकालने के लिए नन्स्ट इक्वेशन यूज होती है। ठीक, और अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए यूज होती है तो ई सेल में भी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही यूज होता है, इलेक्ट्रोड से यूज होते हैं, तो फिर ई सेल के लिए भी इक्वेशन आ जाती है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ई सेल के लिए नन्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ठीक, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगी। तो दोनों इक्वेशन आपको बताई, रफ करनी है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आई पूछना है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं, तो लेक्चर खत्म करते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है कि करेक्ट नन्स्ट इक्वेशन एक इस सेल के लिए बताओ। इस सेल की रिप्रेजेंटेशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, पहले जो रिप्रेजेंटेशन दी है ना, ठीक, उसको चेक करो, उससे आप सेल रिएक्शन बना लो पहले। ठीक है, तो क्या करोगे,
यहां हमें रिप्रेजेंटेशन जो दी है वो कैसे दी है पहले देख लो। यहां दिया हुआ है आयरन सॉलिड लिखा है, आयरन से हमारा बन रहा है Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, और इसके आगे कॉन्सेंट्रेशन हमें दी है 0.001 मोलर, ठीक है, ऐसे करके दिया है। आगे सॉल्ट ब्रिज लगा के दिया हुआ है H प्लस, और इसकी आगे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है हमें 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर, और आगे हमें यहां से दिया हुआ है कि H2 गैस बन रही है। ये एक्चुअल में H प्लस से H2 गैस, देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, आगे प्लेटिनम भी लिखा हुआ है, मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक। और ये जो गैस है ना, ये H2 गैस, गैस एट 1 बार ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है नर्न्स्ट इक्वेशन। तो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो पहले आप इसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर लो। देखो सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ Fe से क्या बन रहा है Fe2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, ठीक। यहाँ H प्लस से H2 बन रहा है ना, तो 2H प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले लेंगे और यहां से बनेगी H2, ठीक है। और आप अगर चेक करो तो इस Fe को इन्होंने सॉलिड बोल दिया है, इस Fe2 प्लस को इन्होंने 0.001 मोलर बोल दिया, इस H2 गैस को बोला हुआ है ये 1 बार प्रेशर पे है, ठीक है, ये गैस है 1 बार प्रेशर पे, और ये जो H प्लस है इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी है, ठीक। अब आपको पता है आप इससे आराम से क्या कर सकते हो, सेल रिएक्शन लिख सकते हो। तो ये 2 से 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे। सेल रिएक्शन लिखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे, तो Fe ये वाला आ जाएगा, प्लस 2H प्लस ये आ जाएगा, ठीक। इस तरफ ये Fe2 प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस इस तरफ वाला H2 गैस आ जाएगी, ठीक। अब आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखो, Fe को सॉलिड बोल दिया, ठीक, 2H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर बोल दी, ठीक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर बोल दी, और इसको बोल दिया है 1 बार, ये 1 बार प्रेशर पे है, ठीक। अब आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो नॉन इक्वेशन। अगर आप ऑप्शंस देखो तो आपको दिख रहा होगा सारी ही इक्वेशंस में टेम्परेचर को 298 केल्विन रख के इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब हमें भी टेम्परेचर को 298 केल्विन रख के ही करना है, ठीक। और आपको पता है टेम्परेचर 298 केल्विन रख के इक्वेशन कैसी आती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान यहाँ n आता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आ गया। अब आगे क्या आता है, लॉग, और आपको पता है अगर हम पूरी की पूरी जनरल इक्वेशन को अप्लाई करें तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये आएगा Fe2 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। देखो, और ये जो H प्लस है इसके पीछे 2 है, तो इसके ऊपर पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड और गैस एट 1 बार प्रेशर उनके लिए कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है। तो आप खुद सोचो यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है ये 1 बार प्रेशर पे दी है, तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस जो है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ आयरन सॉलिड है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी यहाँ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपको पता है इसको अगर हम देखो पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, 1 बार दिया लेकिन पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा ही लिखना है। आगे ऑप्शंस में देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शंस में देख सकते हो, आप पूरा ही लिख लो, ठीक है। देखो हाइड्रोजन को एज इट इज कर दो, यहाँ H2 लिख दो, यहाँ Fe लिख दो, यही आंसर है इसका और कुछ नहीं। देखो यहाँ कहीं ऐसा है Fe2 प्लस इंटू H2, किस में, Fe2 प्लस इंटू H2, ठीक है, और Fe इंटू H। सी ऑप्शन चेक करो, अच्छा सी ऑप्शन क्या करेक्ट है, सी ऑप्शन देखो ये सी ऑप्शन और ये मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ठीक। अब देखो इन्होंने ऑप्शन में ये बोला ही नहीं है कि आप इनकी वैल्यू पुट करो, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 रख के ये कट भी सकते हैं, ये और ये कट भी सकते हैं, F2 प्लस अपॉन H प्लस आ सकता है, वही ये वाला बाई ये वाला, ठीक। तो ये इक्वेशन को हमने इस सेल रिएक्शन के लिए लिख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, जनरल इक्वेशन को सीधा सीधा पुट कर लिया, पहले हमने सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन बना ली, ये बनाना जरूरी है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। यहां बोला हुआ है कि यहां नीचे जो रिएक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, उनमें से किस रिएक्शन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब इनकरेक्ट
चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप सारी रिएक्शंस को चेक करोगे, सबके लिए ई सेल की वैल्यू लिखी हुई है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू सबके लिए लिखी है। तो आप अगर यहां चेक करो, लास्ट वाला देखो, डी पार्ट तो बिल्कुल ठीक है, डी पार्ट बिल्कुल ठीक है, डी में हमने ऐसा ही लिखा था। सी पार्ट देखो बिल्कुल ठीक है, सी में हमने जनरल रिएक्शन यही लेके किया था तो यही आता है, सी पार्ट करेक्ट है। ए पार्ट को अगर आप चेक करोगे, ए पार्ट को चेक करते हैं, देखो सी और डी तो दोनों करेक्ट हैं, ए को चेक करते हैं। ए में रिएक्शन दी हुई है, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ए जी से ए जी प्लस बन रहा है, ठीक है। और आगे सेल ये वाला सॉल्ट ब्रिज देके ए जी प्लस से ए जी प्लस से ए जी ये बन रहा है। और यहां एक तरफ ए जी की कॉन्सेंट्रेशन यहां C1 दी है, यहां C2 दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो पहले ए जी से ए जी प्लस बन रहा है, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ने। दूसरा ए जी प्लस से ए जी बन रहा है, ए जी प्लस से हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए जी बन रहा है और इस ए जी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ए जी, देखो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ए जी डिवाइडेड बाई ए जी प्लस आएगा, डिवाइडेड नहीं प्लस करेंगे ना, ए जी प्लस ये वाला ए जी प्लस आएगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। यहां से क्या आएगा, ए जी प्लस आएगा ये वाला जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 ने, और प्लस ये ए जी आएगा, ठीक। और आपको पता है यहां ए जी सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक। ये तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ई सेल इसके लिए लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना तो एक 1 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। लॉग ये डिवाइडेड बाई ये होता है ना, ठीक है, तो C1 डिवाइडेड बाई C2 आएगा। देखो ये डिवाइडेड बाई ये किया ना तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी C2 है, C1 डिवाइडेड बाई C2 आएगा। तो मतलब ये पहला भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तो आप दूसरे वाला चेक करना, बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा इसका, बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है, ठीक है, बी ही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। देखो पूछा हुआ है ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और सेल की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसी दी है, देखो रिप्रेजेंटेशन दी है कि ए जी सॉलिड है, यहां से बन रहा है हमारा ए जी सॉलिड से AgNO3 बन रहा है, ठीक है, ए जी सॉलिड से AgNO3 बन रहा है। सेल रिप्रेजेंटेशन आगे सॉल्ट ब्रिज देके लिखा हुआ है AgNO3 है, और AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05 मोलर, ठीक है। और यहां से बन रहा है हमारे पास Ag सॉलिड, और इस पहले AgNO3 की कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी दी है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। देखो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन है, और आपको पता है सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले देखो Ag से AgNO3 बन रहा है, तो लिख लो इसको, Ag सॉलिड से बन रहा है AgNO3। आप एक और भी काम कर सकते हो, आपको पता है जो AgNO3 होता है ना, ऐसे कर सकते हो। देखो AgNO3 जो होता है ना, ये एक्चुअल में बना होता है Ag प्लस प्लस NO3 माइनस से, ठीक। तो अगर हम इनको ये चेक करें, जैसे हमने गैल्वेनिक सेल जब हमने स्टडी किया था, हमने SO4 को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो अगर हम यहां से NO3 को नेग्लेक्ट कर दें, NO3 को छोड़ दें, यहां से छोड़ दें, तो एक्चुअल में ये क्या बन रहा है, Ag प्लस NO3 माइनस होता है, यहां भी Ag प्लस NO3 माइनस। तो एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, Ag सॉलिड से Ag प्लस बन रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और इस Ag प्लस की 0.01 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी है, ठीक। दूसरी ये जो रिएक्शन है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। देखो यहां से ये बन रहा है तो ऑक्सीडेशन हाफ है, Ag से Ag प्लस बन रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को यहां लिख लिया। अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, यहां Ag प्लस को Ag में कन्वर्ट किया गया है, मतलब यहां से Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बन रहा है, और यहां Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05 मोलर। आपको ये तो आता ही होगा करना, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसको आपने सेल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको बताया है। आपको पता है इस तरफ एनोड वाली साइड होती है, ये कैथोड वाली साइड होती है, यहाँ ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ रिडक्शन होती है। इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ से ये बन रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ से ये बन रहा है। आपको पता है Ag से Ag प्लस बन रहा है, तो Ag से Ag प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। यहाँ Ag प्लस से Ag बन रहा है, ठीक है, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag बनेगा, ठीक है। इसकी ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये आपको सब पता है, ठीक है। और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ये भी आपको पता है,
ठीक है। अब देखो इनको प्लस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस करेंगे तो क्या बनेगा यहां से Ag सॉलिड। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस करेंगे, Ag सॉलिड प्लस Ag प्लस Ag प्लस, ठीक। और इस Ag प्लस की कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर, ठीक है। और यहां से Ag प्लस और इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, और यहां से Ag प्लस Ag, और ये सॉलिड है, ठीक है। ये हो गया। अब हमें निकालना है EMF 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो EMF मतलब ई सेल निकालना है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है यहाँ 1, तो 1 आएगा। तो लॉग करेंगे तो लॉग आपको पता है लॉग करेंगे ना, तो पूरी अगर इक्वेशन हम यूज करेंगे तो आपको पता है ये डिवाइडेड बाई ये होगा, ठीक। तो इसमें लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag करेंगे डिवाइडेड बाई यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag इंटू Ag प्लस ये करेंगे। आपको पता है यहाँ Ag से Ag कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये Ag भी सॉलिड है, ये Ag भी सॉलिड है, ठीक। तो ये Ag दोनों सॉलिड है, इन दोनों की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये तो चला गया यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। बच क्या गया Ag प्लस अपॉन Ag प्लस, Ag प्लस अपॉन Ag प्लस। अब आपको पता है ये Ag प्लस कौन सा है, ये वाला, और ये Ag प्लस कौन सा है, ये वाला। तो इस Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, ऐसा बोलोगे, मैं यहां लिख देता हूं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे ना तो 0.0591 नहीं आएगा। आगे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस ये कौन सा है, ये वाला, तो 0.01 आएगा यहाँ, 0.01 डिवाइडेड बाई नीचे वाला Ag कौन सा है, ये वाला, तो 0.05 आएगा, 0.05 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम यहां से करेंगे तो क्या होगा आगे, आपको एक चीज याद रखनी है, ये ई सेल है, ई नॉट सेल की क्या वैल्यू होगी, यहां दी नहीं है। तो देखो ये एक्चुअल में ऐसा सेल है ना, ये जो सेल है ना दोनों तरफ यहाँ Ag यूज हो रहा है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। देखो पूरी रिएक्शन के अंदर Ag है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ चेंज हो रही है। ऐसे सेल को हम आगे स्टडी करेंगे, ऐसे सेल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। ऐसे सेल्स के लिए ये कॉन्सेंट्रेशन सेल्स होते हैं, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, ऐसे सेल्स के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 रखेंगे, माइनस 0.0591 आएगा। लॉग ये इसको जब हम करेंगे ना तो ये log 1/5 आएगा यहां से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 0.0591 log 1 माइनस log 5। आपको पता है log a/b जो होता है log a माइनस log b होता है, ठीक है। तो ये log a/b है ना, तो log a माइनस log b हो जाएगा। तो log 1 और log 5 की वैल्यू हमें यहां चाहिए होगी, ठीक है। जब हम log 1 और log 5 की वैल्यू यहां रखेंगे, इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0413 वोल्ट, यहां से आ जाएगा 0.0413 वोल्ट। आप इसको यहां सॉल्व करना, log की वैल्यू रखना यहां और यहां, ठीक। log 1 की यहां, log 5 की यहां, इसको सॉल्व करना, इसे मल्टीपल करना, ये आएगा, ठीक। अगर ना आया तो आप मुझे भेजना, फिर मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और आगे ये भी बोला है कि 298 केल्विन पे, ठीक है। अब देखो आगे गिवन इन्होंने दिया हुआ है कि Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, ठीक है। अब हम इस Ag प्लस को इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो Ag प्लस को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो ये बन जाएगा Ag, और ये Ag सॉलिड हो जाएगा, इस Ag की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड यूज करो, E इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन, यही होता है। तो बस सब कुछ दिया हुआ है, पुट करो। ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, देखो ई नॉट की वैल्यू ई सेल लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगल इलेक्ट्रोड दिया हुआ ना, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली जाती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिला के, ठीक है। देखो मैं बोल रहा हूं सिंगल इलेक्ट्रोड है ना, ये सिंगल, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके। और निकालते कैसे हैं, जो निकालते हैं वो एक्चुअल में ई सेल की वैल्यू होती है, ठीक है। वो ई सेल की वैल्यू होती है, लेकिन वो एक्चुअल में इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 0 होती है, आपको पहले पता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वैल्यू दी हुई है, ई नॉट वैल्यू कितनी दी है 0.80 वोल्ट, ठीक।
तो यहाँ पुट करो 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591, इलेक्ट्रॉन एक ही इन्वॉल्व है तो एक लिखेंगे तो यही आएगा, ठीक, डिवाइड बाई 1 कर लो, चलो ठीक है। लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दी है, ठीक, कुछ भी नहीं है। अब इसको बस सॉल्व करना है, 1 बाई 0.1 करेंगे कितना आएगा, 1 बाई 0.1 करेंगे 1 बाई 10 आएगा, 1 इंटू 10 बाई 1 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। यहां से आएगा हमारा 0.80 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 10, ठीक है। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, 0.80 माइनस 0.0591 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। बस इसको यहां से कर लो सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.741, 0.741 क्या आएगा इसका आंसर, यही इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। और आपको पता है इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, यहां से जो वैल्यू आती है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होती है, आपको मैंने पहले ही बताया है, ठीक। तो ये हो गए हमारे यहाँ इसके क्वेश्चंस, यही हमें करने थे। अभी देखो एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ इससे पहले जो हमने पढ़ा ना उससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे लेबल डायग्राम डेनियल सेल की बना दो, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसकी डायग्राम ड्रा करनी, ये आ सकता है। राइट सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। और जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे अरेंज कर दो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, किसकी रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इन सारे ही क्वेश्चंस के ऊपर आपने अच्छे से ध्यान देना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए पूछना है। तो ये लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ हम इसी नॉन इक्वेशन के बेस पे कुछ थोड़ी चीज़ें और होती हैं जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन है वो हम वहाँ निकालेंगे, ठीक। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।